आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं इरशाद अली। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2022 के लिए आज हम प्राइमरी लेवल में पर्यावरण के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये मॉडल पेपर आपका इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का होगा, जिसमें एक एक प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो ये पर्यावरण का मॉडल पेपर आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे इसका। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कौन सा है? जो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये गुजरात में स्थापित किया गया था वर्ष 1982 में कच्छ की खाड़ी में। इसका आंसर होगा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी गुजरात, जिसकी स्थापना वर्ष 1982 में की गई। सवाल नंबर अगला देखिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष इनमें से कौन थे? इसको हम बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आप जानते हैं आदर्श कुमार गोयल हैं और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस लोकेश्वर सिंह। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, पूर्वी अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं इनको क्या बोला जाता है? देखिए ये है सवाना, इसको बोला जाता है सवाना। चलिए अफ्रीका के मैप पर ही आते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप से आप जानते हैं तीन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। इक्वेटर भी पास होता है अफ्रीका से, कर्क रेखा भी पास होती है, मकर रेखा भी पास होती है। आप जानते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। तो जो अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है ये वाला, इसमें जो घास के मैदान हैं इनको हम सवाना के नाम से जानते हैं। अब ऐसे पूछता है कि इसका रिवर्स कर देगा कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप, या डायरेक्टली पूछेगा तो पूर्वी अफ्रीका में। नेक्स्ट देखिए, अल अजीजिया नामक स्थान निम्न में से किस देश में अवस्थित है? जो अल अजीजिया नामक स्थान है ये अफ्रीका के लीबिया में स्थित है। सवाल नंबर अगला देखिए, पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? ऐसे ही पूछता है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है। ठीक है, तो जो पनामा कैनाल है वो अगर हम देखें ये अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, कनेक्ट करता है। अगर यहाँ पर पूछा है सवाल महाद्वीपों के संदर्भ में तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पनामा नहर के द्वारा जोड़ा गया है। अगर महासागरों के रूप में आपसे ऑप्शंस देता है तो आप अटलांटिक ओशन प्लस पैसिफिक ओशन को करेंगे। जापान देश का सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है कौन सा है? जापान देश में बहुत सारे आइलैंड है और ये चारों क्यूशू, होन्शु, होक्काइडो और शिकोकू ये चारों जापान देश के ही आइलैंड है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा है होन्शु आइलैंड और जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो इसी आइलैंड पे है। सवाल पूछता है जापान की राजधानी टोक्यो इनमें से किस द्वीप पर स्थित है? आंसर होगा होन्शु आइलैंड। सवाल नंबर अगला, चीन का शोक इनमें से किस नदी को कहा जाता है? चीन का शोक जिस नदी को कहा जाता है वो कौन सी रिवर है? देखिए इसको बोलते हैं हम पीली नदी, या इसी को येलो रिवर या ह्वांगहो नदी कहा जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से पृथ्वी का निकटतम ग्रह इनमें से कौन सा है? सवाल अच्छा है, इसको देखते हैं। यह है हमारा सन। तो जल्दबाजी में भी यहाँ चेक कर लीजिएगा, कभी आप यहाँ सोचें कि देखिए ये हमारा सन है और सन के सबसे करीब है बुध, उसके बाद आता है शुक्र। डिस्टेंस के हिसाब से है ये, यहाँ दूरी बढ़ती जा रही है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो अगर आपसे पूछता है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है तब आप बुध को टिक करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी में आप अगर ना ध्यान दें इस पे तो ये भी आंसर टिक हो सकता है आपसे, लेकिन यहाँ पृथ्वी के निकट पूछा है तो पृथ्वी के निकट एक तो शुक्र है और दूसरा मंगल है। अब इनमें से भी, इन दोनों में से भी ज़्यादा करीब कौन है? तो याद रखिएगा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के दोनों में से निकट ज़्यादा कौन है? शुक्र ग्रह है। अगर आपसे पूछता सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है तो बुध होगा, पृथ्वी का निकटतम ग्रह तो शुक्र होगा। सवाल, अगर आप उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी क्लासेस चल रही हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है अनअकैडमी लर्निंग ऐप का और मेरे प्रोफाइल का, मुझे फॉलो कर लीजिए वहाँ पर ताकि मेरी लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और यूपीपीसीएस 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक जीएस पेपर 1 की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है अनअकैडमी
लर्निंग ऐप पर। तो यहाँ पर आपको ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है जो कि हर संडे को सुबह 10 बजे होती है। और इसकी खास बात यह है स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज़ है, मतलब फ्री टेस्ट सीरीज़ रहेगी। अगर इसमें आप रैंक 1 लेकर के आते हैं तो यूपीपीएससी यूपीएससी के जो साल भर में जितनी भी परीक्षाएं करवाई जाती हैं उन सभी के कोर्सेस, उन सभी के बैचेस आपको फ्री में अवेलेबल होंगे। तो इसमें 100% स्कॉलरशिप का प्रावधान है रैंक 1 पर। रैंक 2, 3 लेकर के आते हैं तो 50% स्कॉलरशिप है आपका 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर। तो यहाँ पर फ्री बैच भी अवेलेबल हैं और प्लस बैच भी। प्लस बैच के अपने बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप देखें इसमें उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल भर्ती है, लेखपाल के लिए आपका एक बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, इसको देख सकते हैं। ये 7 जनवरी से बैच शुरू हो चुका है। लेखपाल के लिए उन्नत बैच है और यूपी कांस्टेबल के लिए वीर बैच है। तो इस बैच में मेरी जीके की क्लासेस चल रही हैं, तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जीएस की टेस्ट सीरीज़ देकर के जो रैंक 1 हासिल करके ये सारे जो एग्ज़ाम आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, बीओ, इन सब की स्ट्रक्चर्ड तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्री में। या अगर आप फ्री के अलावा इनको सब्सक्रिप्शन के थ्रू लेना चाहते हैं तो प्लस में आप अनअकैडमी के इन कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं। तो अनअकैडमी में एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पर भी ये सारे कोर्सेज़ आपको अनलॉक हो जाते हैं, जिसमें आपके सब्सक्रिप्शन के जो पैक हैं वो इस तरह से हैं। जैसे 24 मंथ का अगर आप लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो ये आपको 567 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग पड़ता है। और ये ईएमआई कॉस्ट पर भी अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन पर 10% का डिस्काउंट, तो आप मेरा रेफरल कोड आई अली 10 ये रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 10% का ऑफ होकर के ये इतने में हो जाएगा। तो कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, और इन पर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे आई अली 10 तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी इन सभी सब्सक्रिप्शन पर मिल जाएगा। सवाल अगला देखिए, दक्षिणी अक्षांश रेखा निम्न में से कौन सी है? ये सवाल थोड़ा अच्छा है, सरल भी है और ये थोड़ा नए तरीके से पूछा हुआ है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से होकर जाने वाली रेखा है 0 डिग्री। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर लाइन, ठीक है। इसके ऊपर की जितनी भी रेखाएं आती हैं उनको हम बोलते हैं ये क्या है, ये उत्तरी अक्षांश है। और इसके नीचे जितनी भी लाइंस आती हैं ये इनको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, विषुवत रेखा, तो ये क्या है, 0 डिग्री को बोला जाता है, ठीक। जो ग्रीनविच रेखा है ये देशांतर रेखा, ना कि अक्षांश रेखा। तो ये अक्षांश रेखा तो है, ठीक है, लेकिन ये रेफरेंस रेखा होती है, ठीक। इसी से हम बताते हैं ये मध्य होती है, बिल्कुल मध्य में होती है। ग्रीनविच देशांतर है। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं हम क्या, कर्क रेखा, ठीक है। और 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम बोलते हैं क्या, मकर रेखा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो ये कहाँ पर है, दक्षिण में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये दक्षिण में है। नेक्स्ट देखेंगे, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस महाद्वीप में अवस्थित है? जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है, दक्षिणी अमेरिका में है। और इसको आप याद रखिएगा, ये विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो है। देश पूछे तो आपका आंसर होगा इक्वाडोर में, ठीक है। वायुदाब मापी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये वायुदाब मापी जो बनाया गया था वो टोरिसेली के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला देखिए, मंगल ग्रह और जो बृहस्पति ग्रह है इनके मध्य परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्रम है हमारे जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। और जो मंगल ग्रह है और जो बृहस्पति ग्रह है इनके बीच में कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज पाई जाती है, आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह पट्टिका, एस्टेरॉयड बेल्ट इसको कहलाता है। ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सवाल अच्छा है, 15 नंबर, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? मेडिटेरियन सी का गेटवे बताना है आपको। इसको आपको याद रखना है, ये यूरोप महाद्वीप है और ये अफ्रीका महाद्वीप है। जहाँ यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप का बहुत संकरा रास्ता होता है, बहुत कम जल का भाग है यहाँ पर, तो इस वाले एरिया को हम बोलते हैं जिब्राल्टर संधि। ये जिब्राल्टर संधि किस किस के बीच में, ऐसे भी प्रश्न पूछता है ये, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। तो यही क्या होती है, जिब्राल्टर संधि कनेक्ट करती है किसको, भूमध्य सागर को, ठीक है। ये जिब्राल्टर संधि क्या है, ये गेटवे है किसके लिए, भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी के लिए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धान की एक किस्म है? तो इसको हम याद रखेंगे, ये धान की जो किस्म है ये क्या है,
मनहर। ठीक है, ये मनहर क्या है? धान की एक किस्म है। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? अभी आपसे पूछे भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? 6 राज्यों में है। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? इसमें शामिल है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, 3 तो ये हो गए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान में अभी विधान परिषद नहीं है, ऑप्शन सी। हालांकि राजस्थान में जो है विधान परिषद के गठन के लिए मंजूरी मिल गई है, दी गई थी ये, लेकिन ये देखना होगा ये कब तक अस्तित्व में आएगा। राज्य के जो जिला न्यायाधीश होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्यपाल होते हैं वही क्या करते हैं? राज्य में जो जिला न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। सवाल अगला देखिए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कौन सा नया मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था? तो देखो, ये याद रखना, जो संविधान के संशोधन होते हैं या आर्टिकल होते हैं, अगर वो शिक्षा से संबंधित है, महिलाओं के लिए है या फिर बच्चों से संबंधित है, तो प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए, ये मौलिक कर्तव्य है। ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। आंसर सी हो जाएगा। जो क्रिसमस ट्री है ये क्या है? तो जो क्रिसमस का वृक्ष है इसको क्या कहा जाता है? एरोकेरिया के नाम से इसको जाना जाता है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल इनमें से किसको कहते हैं? तो ये है साइकस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सही है। नेक्स्ट देखिए, जो हार्मोन्स होते हैं ये हार्मोन्स एंजाइम से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं ये उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए डिफरेंट होते हैं एंजाइम से। क्लोरोफिल की विशिष्ट संरचना में केंद्रीय धातु में कौन सा तत्व होता है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। ये आप जानते भी हैं इसको। इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो इसरो की जो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है वो पंजाब में लगाई गई है। कहाँ पर? मोहाली में, ऑप्शन ए। सवाल अगला देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ उनके प्लेसेस है, कहाँ पर है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य को आप जानते हैं ये चंदौली में है। अगला देखिए, कतरनिया घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये बहराइच में है, और जो पटना पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? एटा में है। और बचा समसपुर, ये रायबरेली में है। कृष्ण लीला गान संप्रदाय है ये एक, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विट्ठल दास के द्वारा की गई थी। वायु प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं? देखिए, बढ़ती जनसंख्या से भी वायु प्रदूषण होता है, मानवीय ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी, ज्वालामुखी फटने की वजह से भी। तो ये सारे इसके कारण हैं। गलसुआ के विषाणु का नाम आपको बताना है। तो ये होता है मम्पस वायरस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है? खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं ये होते हैं प्रोड्यूसर यानी उत्पादक।